नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर, जहां हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो वीकेंड पर लेकर, जिसका नाम है न्यूज पंच। मैं हूं आंचल गुलाटी और इन कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश होती है कि सत्य और तथ्य से जुड़ी तमाम खबरों का सच हम आपसे करवाएं रूबरू। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त जो 3 प्रमुख टॉप लाइन्स रहने वाली हैं न्यूज पंच की, डालते हैं नजर उस पर। तो आखिरकार कफ सिरप पर सरकार ने क्यों जताई है सख्ती और क्या अब उठाने वाली है कदम सरकार? एक बैठक भी होने वाली है, इस पर हम देंगे जानकारी। साथ ही यूपी में सेप्टिक टैंक कैसे मौत का बना मुख्य कारण, इस पर भी डालेंगे विस्तार से नजर। साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहां बनाई गई, ये जो इंजीनियरिंग नमूना है ये आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक अच्छी खबर जो बच्चों से जुड़ी है कि अब मुफ्त में बच्चों के आधार का अपडेशन का काम हो पाएगा और अभिभावकों के लिए ये एक टेंशन फ्री प्रोसेस रहने वाला है। इन तमाम बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर अगले आधे घंटे में, लेकिन शुरुआत सबसे पहले कफ सिरप की इस बड़ी खबर के साथ करते हैं। हमारे घर में जो तमाम बच्चे हैं, अगर उन्हें कहीं ना कहीं सर्दी खांसी या जुकाम होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? हम कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को जल्द आराम आए। पेरेंट्स को जब बच्चे खांसते हुए दिखते हैं तो काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश और राजस्थान का है, जहां कई बच्चों की मौत का कारण जो था, उसके पीछे की जो वजह सामने आई वो रहा कफ सिरप, उसे बताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन लगा दिया है और साथ ही साथ बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सजग, सतर्क और अलर्ट है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज राज्यों के साथ बैठक करने वाले हैं और इसी खबर पर लेटेस्ट तमाम अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो सख्ती है ये क्यों सरकार द्वारा की गई। ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं इस पूरी खबर पर विस्तार से नजर। तो बच्चों की मौत पर सरकार सख्त है, क्योंकि एमपी और राजस्थान में कई बच्चों की मौत का कारण बना कफ सिरप, और इसीलिए इस कफ सिरप की अगर बात की जाए, जिसका नाम कोल्ड ड्रिंक है, उसे बैन कर दिया गया। साथ ही साथ बच्चों की मौत पर सरकार की सख्ती की वजह यह भी है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और इसीलिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की राज्यों के साथ बैठक होने वाली है। अब छिंदवाड़ा का अगर जिक्र किया जाए तो यहां पर भी जो कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर था, जिसने इस कफ सिरप को अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा, उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ सिरप बनाने वाली जो कंपनी है श्रीसन फार्मास्यूटिकल, उस पर भी मामला दर्ज हुआ है। अब आपको छिंदवाड़ा के बाद लिए चलते हैं तमिलनाडु के कांचीपुरम, वहीं पर स्थित है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी और इसीलिए कई राज्यों में रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जारी की गई। उत्तराखंड में जो मेडिकल स्टोर्स हैं, वहां पर जो ड्रग अथॉरिटी है उसने छापेमारी की ताकि आखिरकार जो बच्चों की ये मौत हुई है, जो कि दुखद हृदय विदारक घटना है, उसकी विस्तृत तौर पर जांच की जा सके। अब इसका एक ऑर्डर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो डॉक्टर्स हैं उन पर ये दबिश क्यों की गई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कुछ, और ये जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी तस्वीरें आपको बताते हैं कि किस तरह से इन्होंने जब बिना सोचे समझे लिखी दवा पर्चे में। तो छिंदवाड़ा जिले के जो परासिया है, वहां पर सरकारी डॉक्टर होते हुए भी जो निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने इस सिरप को प्रिस्क्रिप्शन में लिखने वाले डॉक्टर का अगर नाम लिया जाए तो प्रवीण सोनी पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अब क्या एसओपी या एडवाइजरी जारी की गई है इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, वो भी हम आपको बताएं। तो बच्चों के लिए खांसी की दवा को लेकर एक अहम एडवाइजरी यानी कि दिशा निर्देश जारी किए गए। सभी राज्यों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की गई कि बच्चों को सोच समझकर सीमित रूप में हम दवा दें। अब उम्र का अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो 2 साल से छोटे बच्चों को दवा बिल्कुल ना दी जाए और 5 साल से छोटे बच्चों को भी आमतौर पर दवा ना दें, क्योंकि ये कई बार फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो है, इसमें क्या ज़्यादा है क्या कम है, जिस पर हम आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे।
5 साल से बड़े बच्चों को डॉक्टर की सलाह पर दवाई दें और 2 साल से छोटे बच्चों को तो दवा देनी ही नहीं चाहिए, बल्कि शहद, तुलसी या जो घरेलू नुस्खा है कई बार वो बहुत कारगर साबित होता है। 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको भी दवाई ना दें, कई बार शरीर में अपने आप करेक्शन होती है इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए। साथ ही डॉक्टर जब क्लिनिकल जांच करे, यानी जब आप पर्सन टू पर्सन जब छाती की चेकअप किया जाए बच्चों का कि कफ है या क्या है, उस क्लिनिकल जांच से पहले दवा ना दी जाए। कम मात्रा में अगर दवाई को देना है तो उसका जो डोजेज है कम हो और कम समय के लिए, प्रोलॉन्ग पीरियड ना हो। बिना कॉम्बिनेशन वाली दवा यानी कि जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होता है FDC, उससे बचा जाए। साथ ही पहले जो घरेलू गैर दवाइयों वाले उपाय हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलसी है, अदरक शहद बच्चों को आप दे सकते हैं, तो आप उसको करें। अस्पताल, दवा दुकानें, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये एडवाइजरी उनके लिए जारी की गई है और GMP के तहत बनी हुई दवाओं के लिए भी। तो ये लबो-लुबाब कि किस तरह से एडवाइजरी जारी की गई। 2 संवाददाता इस बड़ी खबर पर जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, नितेंद्र सिंह दिल्ली से और आदित्य श्रीवास्तव भोपाल से। नितेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। कफ सिरप इस तरह जानलेवा बन जाएगा ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हम सबके घर बच्चे और कफ सिरप अमूमन हर किसी के घर में होता है। आखिरकार किस तरह इस पर बैन लगाया गया और आज की इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? निश्चित तौर पे आंचल, कफ सिरप जानलेवा हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था और यही वजह है कि केंद्र सरकार बहुत सख्त है इस मामले में, क्योंकि किसी भी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, वो भी दवाओं की वजह से। ये एक बहुत स्पष्ट है, केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश राज्यों को गया है और इसके लिए सख्त निगरानी की जा रही है। और यही वजह है कि आज शाम 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रही हैं और उसमें 2-3 बातों पर फोकस रहेगा। पहला ये कि जो दवाओं का निर्माण हो रहा है, चाहे किसी भी राज्य में हो, तो उसकी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ न किया जाए। तो जो राज्य के जो औषधि नियंत्रक संस्था है, उससे सख्त निगरानी और लगातार सर्विलेंस पे रखने के लिए कहा जाएगा। दूसरी बात है कि तो ओवर द काउंटर जो दवाएं बिकती हैं, जो कोई भी व्यक्ति जाकर के दवा दुकान से दवा खरीद लेता है, चाहे कफ सिरप हो या दूसरी चीज़ हो, उस तरह की चीज़ ना हो। डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन पर लिखें, वो जब उनके पर्ची पर लिखेंगे तभी जो केमिस्ट है वो दवा दें। इस तरह की बात राज्यों से कहा जाएगा और साथ ही साथ सख्त निगरानी के लिए कहा जाएगा। और जो जहाँ तक मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात है, जिन बच्चों की मौत हुई है, विशेषज्ञों की टीम जांच कर रही है और उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई राज्य सरकार तो कर ही रही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी किया जाएगा। और चूँकि चेन्नई में एक कंपनी के तरफ से सिरप बन रहा था, तो CDSCO भी पत्र लिख रहे हैं तमिलनाडु के जो राज्य औषधि नियंत्रक हैं उनको कि सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी कानून के तहत जो सख्त धाराएं हैं वो लगाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि एक तो 2 बड़ी बात है, एक तो बच्चों की मौत होना, साथ ही साथ भारत दवा मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वर्ल्ड में सप्लाई किया जाता है, तो उसकी छवि खराब होती है। तो उस पर भी सरकार बहुत सख्त है कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए और लगातार इस पर निगरानी रखी जाए। बिल्कुल। और आदित्य भी जुड़े हुए भोपाल से। आदित्य, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही साथ ये समझना चाहूँगी, क्योंकि जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होता है या फिर सिरप बनाने की जो कंपनियां हैं, क्या उन्होंने नियमों की या जिस तरह से दवा को बनाया जाए उसकी धज्जियां उड़ाई? तो कारण है कि जब टेस्टिंग हुई, जब चीजें पता चली सैंपल में, तो जहां 0.1% DEG पाए जाना था अधिक मात्रा में, वो 48.6% एक रिपोर्ट में निकल कर आया। और एक और सैंपल जब दूसरी बार भेजा तो उसमें 46 पॉइंट समथिंग % से ज्यादा DEG की मात्रा निकल कर आई और जिसकी वजह से ही ये पुष्टि हो पाई कि इसी सिरप के पीने की वजह से ही इन बच्चों की मौत हुई और वो आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है। और जो नितेंद्र बता रहे हैं हमारे सहयोगी की ये कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं आपको बता दूं कि अब जो है 2 धाराओं, BNS की 2 धाराओं के तहत इन डॉक्टर जो प्रवीण सोनी थे जिन्होंने ये सिरप लिखा था उन पर, और जो कंपनी है श्रीसम जो कांचीपुरम कंपनी है, उसके मालिकों पर भी FIR दर्ज हो चुकी है। जो परासिया छिंदवाड़ा के BMO है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, उन्होंने कल देर रात ये FIR दर्ज कराई है। और BNS की धारा 105 और 276 और 27A के तहत की अगर बात की जाए तो ये FIR ये तमाम धाराएं जो है उनको लगाई गई हैं ताकि सख्त से सख्त सजा जो है वो उनको मिल सके। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देखिए ये 1-2 दिन या 15 दिन का मामला
मामला नहीं है। ये अगस्त के आखिरी सप्ताह में पहला पेशेंट आया था और तब ये प्रवीण सोनी के पास पहुंचा था और वहीं से ये डॉक्टर प्रवीण सोनी समय समय पर लगातार ये सिरप लिख रहे थे। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक मिनट आदित्य, मैं एक चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के क्लिनिक में आजकल एक बोर्ड लगा हुआ है कि उनका पर्टिकुलर समय जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलने का है। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम ये है कि जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं वो वहां पर जाकर उसका प्रचार करे। तो क्या बिना देखे बिना जाने ये सिरप के रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, धड़ल्ले से उस डॉक्टर द्वारा ये सिरप लिखा गया जिससे बच्चों की जान चली गई? वैसे एक चीज हमें यहाँ ये भी गौर करनी होगी कि ये जो सिरप है ये कोई नया सिरप नहीं था, ये पिछले कई वर्षों से इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन ये जो इसका बैच था, इस बैच नंबर के सिरप में ये शिकायतें सामने आई हैं और जिसमें ये जो है जिसकी वजह से बच्चों में किडनी डिसऑर्डर और तमाम शिकायतें मिली और जिससे उनकी मौत हुई है। तो कुल मिलाकर ये जब दवा बन रही थी, इस बैच की दवा बन रही थी, उस वक्त क्या मानक थे, क्या किस तरीके से उस दवा बनाने के दौरान लापरवाहियां बरती गई हैं, जांच इस पर भी होनी चाहिए और इसका पूरा जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो कंपनी है जो ये दवा जिसने बनाई थी। लेकिन वो डॉक्टर भी है कि लंबे समय तक वो लिख रहा था और ऐसी शिकायतें उसके सामने जब आ रही थी, उसके बावजूद भी वो डॉक्टर जो है डॉक्टर प्रवीण सोनी उस दवा को लिख रहे थे। लिहाजा उन डॉक्टर पर भी कार्रवाई अब की जा रही है और उनको देर रात गिरफ्तार भी कर दिया गया है। लेकिन अब इस पूरी कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स को भी जो मध्य प्रदेश में आते हैं उनको भी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बैन करने की बात कही है। पहले तो इसको छिंदवाड़ा में बैन किया गया था, अब पूरे मध्य प्रदेश में इस कंपनी को बैन कर दिया गया है, इसके प्रोडक्ट को और इस सिरप की अगर बात की जाए तो इसको। नितेंद्र, क्या आपको लगता है, आप इतने समय से हेल्थ सेक्टर पर कवरेज करते हैं, नजर बना के रखते हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स के अंदर वो सहन शक्ति कम होती जा रही है? क्योंकि हम जैसे ही बच्चा खांसता है हम सीधा उसको एलोपैथिक दवाई देते हैं, वो दादी नानी के जो नुस्खे हैं उससे कहीं ना कहीं ये जो एक शिफ्ट है अब होने की जरूरत है, खास तौर पे जिस पर्टिकुलर आयु वर्ग की हम यहाँ पर बात करें, 2 से 5 साल के बच्चों को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, खासतौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की तरफ से एडवाइजरी राज्यों को जारी की गई है कि किस बच्चे को कब सिरप देना है, किसको नहीं देना है। तो बहुत साफ तरफ से कहा गया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कब सिरप देना ही नहीं है। उसके अलावा 5 साल तक के बच्चों को भी देने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी क्लिनिकल जांच जब डॉक्टर करेंगे और वो लिखते हैं कि नहीं इसको ज़रूरी है और कितनी मात्रा कितनी डोज देने की ज़रूरत है, तभी देने की ज़रूरत है। अदरवाइज या तो फिर आप पानी पिलाएं, आराम करवाएं, वो रिलैक्स मोड में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। तो जो घरेलू नुस्खे जो परंपरा के तरफ से चला रहा है उसका उपयोग करें और यही बोला गया है एडवाइजरी में। और ये सबको समझने की ज़रूरत है, सभी गार्जियन को, पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वायरस है, वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो अपने समय से 4-5 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है जब आप घरेलू नुस्खे का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई। तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है कि किस बच्चे को कितना सिरप देना है कि नहीं देना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वहाँ लापरवाही होती है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई बनती है। साथ ही साथ जो ओवर द काउंटर जो हम लोग लेते हैं जाकर के कि अगर घर के आसपास मेडिकल स्टोर है तो कोई भी व्यक्ति चला जाता है कि भाई ये बीमारी है, आप हमें दवा दे दीजिए, तो इसको भी बंद करने की ज़रूरत है। और ये जो केमिस्ट है या मेडिकल स्टोर के जो दवा बेचते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे दवाओं को न दें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितेंद्र, और साथ ही साथ भोपाल से आदित्य, आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो बात बच्चों की है तो कोशिश कीजिए कि दवा देने से बचा जाए, जो मामूली घरेलू नुस्खे हैं उनका इस्तेमाल किया जाए कफ और कोल्ड के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ पंच पर जारी है, देखते रहिए DD न्यूज़। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। ब्रेक के बाद न्यूज़ पंच में सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कैसे एक कोचिंग सेंटर मौत का घर बन गया, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है कोचिंग सेंटर में धमाके की वजह से, और वहां 2 छात्रों की मौत तो हुई, साथ ही साथ 5 घायल हुए।
सबसे पहले इस मामले को पूरा समझते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कोचिंग सेंटर में धमाका क्यों हुआ, क्या इसकी वजह रही, और ये जो पूरी घटना है वो फर्रुखाबाद की है। और इस दर्दनाक हादसे पर डालते नजर ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तो यूपी के फर्रुखाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में ये धमाका हुआ है। साथ ही साथ इस कोचिंग सेंटर में जब ये धमाका हुआ तो बेसमेंट में एक सेफ्टी टैंक है, उस सेफ्टी टैंक में विस्फोट हुआ, जहां से मीथेन गैस की जो अधिकता थी, मतलब वो अपने से ज्यादा मात्रा में थी और इसीलिए ये ब्लास्ट हुआ। मीथेन गैस का जो अमाउंट था, जो उसकी मात्रा थी वो ज़्यादा थी, उतना बॉयलर था नहीं, टैंक में उतनी जगह नहीं थी, इसीलिए वो फटा और इस वजह से इस धमाके में 2 छात्रों की मौत हुई है और 5 घायल। अब विस्फोट की अगर बात की जाए तो कोचिंग की जो पूरी बिल्डिंग है वो ध्वस्त होती हुई नजर आई। 200 मीटर दूर तक बिखरा हुआ मलबा इस बात की तस्दीक करता है और 1 किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी गई। तो आप समझे कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप धमाके की जो भीषणता है उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 200 मीटर से ज्यादा मलबा फैला हुआ, 1 किलोमीटर दूर तक आवाज गई, पूरा जो कोचिंग सेंटर है वो ध्वस्त हुआ, ज़मींदोज़ होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सेप्टिक टैंक में जब धमाका हुआ होगा उस वक्त का सूरत हाल क्या रहा होगा। ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं और बच्चे उस वक्त वहां थे। पुलिस अपने एक्शन मोड में नजर आ रही है और कितना ज़्यादा मलबा है उससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही साथ इस दर्दनाक, और आइए सबसे देखते हैं कि जो फर्रुखाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। एक कोचिंग सेंटर था छोटे बच्चों का और लाइब्रेरी भी चल रहा था। बेसमेंट खाली था, बेसमेंट में ही एक सेप्टिक टैंक था और वहीं ब्लास्ट हुआ। कंसंट्रेटेड मीथेन गैस के प्रॉपर आउटलेट न होने के कारण ये विस्फोट होना बताया गया है। उसमें 2 लोगों की डेथ हो गई है, शेष 5 का इलाज चल रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सीईओ, एलआईयू इंस्पेक्टर और सीएफओ की एक कमेटी बनाई गई है कि वास्तविक कारण जाना जाए ताकि इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में अगल बगल न हो सके। तो आइए अब इस पूरे मामले के बारे में सीधे जानकारी विकास सिंह से लेते हैं। विकास, आखिरकार हमने क्योंकि बताया भी कि सेप्टिक टैंक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन ये सेप्टिक टैंक बेसमेंट में कर क्या रहा था और तमाम जो मानक हैं उनका पालन क्यों नहीं किया गया कोचिंग सेंटर द्वारा? देखिए, आपका बिल्कुल सवाल सही है कि आखिर जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद जो जांच की जाती है वो सब चीजें तो बात की बात है, लेकिन पहले ये जो कोचिंग सेंटर है वो चल कैसे रहा था, सारे मानक पूरे कर रहा था या नहीं कर रहा था। जो अभी रिपोर्ट आ रही है कि निश्चित रूप से ये कोचिंग सेंटर अवैध रूप से स्थापित किया गया था और वहां पर जो ये सेप्टिक टैंक था ये बनाए जाते हैं उस बिल्डिंग में बनाया गया था और जो शुरुआती कारण बताए जा रहे हैं कि मीथेन गैस के रिसाव के कारण यह ब्लास्ट हुआ है। हालांकि वहां पर जो एक टीम बनाई गई है, 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, वह जांच करेगी यह विस्फोट किस तरीके का था और इस तरीके के विस्फोट क्या आगे भी कहीं और भी हो सकते हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, ये अपनी जांच रिपोर्ट में पूरी रिपोर्ट देगा कारण में। इसके साथ साथ वहां पर जो प्रत्यक्ष लोग थे, जो आसपास के लोग थे, वो बता रहे हैं कि ये धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक इस धमाके की गूंज दिखाई पड़ी और वहां पर जो मलबा, जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं हम लोग कि कितना ही बड़ा विस्फोट था ये, वहां पर पूरा मलबा बिखरा हुआ था, कई दूर दूर तक इसके कण गए हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा था, लेकिन जो आमतौर पे लोग जो बिल्डिंग का निर्माण करते हैं उसमें नीचे बेसमेंट में ये एक सेप्टिक टैंक बनाया जाता है, आमतौर पे ये प्रचलन का काम है, लेकिन फिर भी इस तरीके की गैस वहां कैसे बनी, ये सब कारण जांच का विषय है और इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वो गैस वहां मीथेन गैस कैसे बनी और कितनी मात्रा में बनी, जिसके कारण ये बड़ा विस्फोट हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
त्वरित रूप से निर्देश दिया था कि पूरी घटना की पड़ताल की जाए और साथ ही साथ जो लोग अभी घायल हैं उनका उपचार किया जाए, उपचार में किसी भी प्रकार की कोई कमी न बरती जाए, इसके लिए जी उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 5 लोगों का इलाज चल रहा है। अभी 2 छात्रों की जो मौत हुई है बिल्कुल दुखद है इस घटना में, लेकिन ये बात दर्शा रही है कि एक सामान्य रूप से रहने वाले कोचिंग सेंटर हो या अन्य संस्थान हो, इस तरीके के हादसे कैसे हो जाते हैं, क्योंकि लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजते हैं, भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं, सेना की तैयारी करने के लिए ये सारे बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे थे और कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसे भी हादसे हो सकते हैं वहां। बिल्कुल बिल्कुल। दुखद घटना और है, इसीलिए दर्दनाक जांच घटना है और इस घटना में जांच रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा पूरे कारणों का। हालांकि जी वहां पर कल एटीएस की भी टीम पहुंची थी, वो भी विस्फोट किस तरीके से हुआ है उसने भी उसकी जांच पड़ताल की है और घटना स्थल पे जाकर और उसके बाद अस्पताल में जाकर वहां पर जो घायल भर्ती हैं, जो छात्र हैं, जी उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। तमाम सारे एविडेंस जुटाए जा बिल्कुल। रहे हैं उम्मीद कि करते हैं कि विस्फोट जो किस जांच तरीके के लिए का था। टीम गठित है जल्दी रिपोर्ट सामने लेकर आएगी और कारणों का तो पता लगेगा ही, साथ ही किस तरह से कौन दोषी है और किस तरह उस पर शिकंजा कसा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं एक ऐसे कीर्तिमान की जो रचा गया है लद्दाख में, और ये रचा है बीआरओ ने, क्योंकि लेह में बनाई गई है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क और इसने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको इस अच्छी खबर के बारे में बताते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस तरह से इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। तो बीआरओ की जो प्रोजेक्ट की टीम है, हिमांक टीम ने इस इतिहास को रचा है, इस कीर्तिमान को स्थापित किया। लेह में बनाई गई दुनिया की सबसे मोटरेबल रोड, मोटरेबल यानी जहां पर आप आवाजाही कर सकते हैं। मिगला जो दर्रा है वो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क अगर उसको हम मानते हैं। साथ ही साथ मिगला दर्रा 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और इसीलिए मिगला पास पर फहराया गया भारत की आन बान और शान यानी तिरंगा। पहले भी बीआरओ के नाम ही ये रिकॉर्ड था। आप इस ऊंचाई से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर सड़क बनाना अपने आप में कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। और उमलिंग ला पास के पास भी इस तरह की एक जो बड़ी ऊंचाई है वहां पर भी सड़क बनाई गई। तो बीआरओ ने पहले भी इस तरह के कारनामे को अंजाम दिया जो दुनिया में उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। और उमलिंग ला पास पर भी 19,024 फीट की ऊंचाई पर एक रोड था। अब ये उससे भी बढ़कर बीआरओ ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब क्योंकि ये सड़क बनाई गई है उतनी ऊंची जगह पर जाकर, इससे होने क्या वाला है, इसमें अगर हम सुरक्षा को जोड़ें और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका टूरिस्ट। तो सीमावर्ती जो इलाके हैं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मिलता हुआ नजर आता है। और कनेक्टिविटी को कैसे आप इंप्रूव करते हैं, तो फुकचे गांव तक अब इस रोड की वजह से आपको कनेक्टिविटी मिल पाएगी। साथ ही भारत चीन सीमा के बेहद नजदीक है ये गांव। और अगर इसके हम सैन्य के महत्वता को देखें तो उससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी पर्यटन, आपका सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 कारक पूरे होते हुए नजर आते हैं और स्थानीय निवासियों को भी फायदा होने वाला है। इसी पर बात करने के लिए विशाल बैरिस्टर जुड़ गए हैं। विशाल, इस बड़ी सड़क से बहुत बड़े बड़े लक्ष्य और मकसद हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए अंचल, हमें इस जो पूरा कीर्तिमान सीमा सड़क संगठन ने स्थापित किया है उसको समझना होगा कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। टूरिज्म है लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। 1962 के बाद जो हमारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जो इसी डेमचोक सेक्टर के अंदर है, फुकचे माफ कीजिए, जो 3 किलोमीटर दूर है सिर्फ चाइना का कंट्रोल से। तो ये जो सड़क है चुशूल से लेकर डेमचोक तक जो सड़क जाती है उसके पैरेलल चलेगी। तो ये एक ऑल वेदर रोड होगी जो हमें कभी भी आने जाने में आसानी रहेगी। मान लीजिए हमारी एक सड़क ब्लॉक हो जाती है तो ये सड़क उसको हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, चाहे हथियार ले जाने हैं, चाहे फोर्सेस का मूवमेंट कराना है, वो इमीडिएटली वहां पर हम कर सकते हैं। ये चांगथांग इलाका है वहां पर भी डेवलपमेंट करेगा।
जो आपने बताया फुकचे गांव जो 3 किलोमीटर दूर है LAC से, वहां पर टूरिज्म को डेवलप करेगा। लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत जरूरी, क्योंकि अब तक ये जो ईस्टर्न लद्दाख का जो इलाका है उसमें अगर हमें अपनी फौजों को पहुंचाना है, साथ सामान पहुंचाना है, तो हमें एरियल रूट अपनाने पर मजबूर होना पड़ता था अगर एक सड़क पर प्रॉब्लम आती है तो। लेकिन अब ऑल वेदर सड़क के बनने से हमें हवाई यात्रा के अलावा अब जल्दी से अपने सड़क के जरिए हम वहां पहुंच सकते हैं। इससे हम टाइमिंग भी कम होगा, पहुंचने में टाइम भी कम लगेगा। और एक बात और हमें ध्यान रखना, ईस्टर्न सेक्टर जो ईस्टर्न लद्दाख है, चांगथांग इलाका जो है, वहां पर चाइना ने बहुत तेजी से बिल्डअप किया है, तो उसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल सामरिक महत्व आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो कई चुनौतियों को पार कर BRO ने इस कीर्तिमान को स्थापित किया। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।